स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम शिव में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं या हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। तो इसमें आज हम आपको सिखाएंगे कक्षा 6 की गणित में इकाई 8 चल रही थी कोण। कोण में एक ही केवल अभ्यास दिए, वो भी दक्षता अभ्यास 8। तो जिसके जो दक्षता अभ्यास 8 दिए, इससे आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिल सकती है कोण की। इसीलिए हमने इस एक्सरसाइज में यानी कि इकाई 8 में प्रयास कीजिए, जो भी जितने सारे प्रयास कीजिए के क्वेश्चन हैं वो हम बताने वाले हैं। तो ये प्रयास कीजिए कि पेज नंबर 150 यानी कि जो आपकी सरकारी किताब है गणित की, पेज नंबर 150 के सवालों को देखेंगे। ये हमारा फिगर दिया है, इसमें दिया है चित्र में एंगल 1 यानी कि कोण 1, कोण 2 और कोण 3, कोण 4 और कोण 5 के नाम लिखिए। 1 2 3 4 5 के नाम लिखना है। फिगर दिया है, कोणों के नाम लिखना है। तो कोण के जो नाम लिखे जाते हैं वो हमेशा 3 अक्षरों से। जहाँ पर कोण बनता है, यहाँ पर पी पर सारे कोण बन रहे हैं, तो पी हमेशा जो है 3 अक्षरों के बीच में रहेगा हमारा पी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोण 1, कोण 1 का नाम। तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1 हमारा ये दिया है। तो ये जो हम एंगल कैसे देखेंगे, इस तरीके से एंगल दिया है। नाम क्या दिया है हमारा, यहाँ पर दिया है ए, और इस भुजा का नाम क्या दिया है बी, और यहाँ पर क्या है हमारा पी। इस तरीके से चाप लगा है। तो एंगल जो है, दो भुजाओं से बनने वाली आकृति जो होती है वो हमारी कहलाती है कोण। तो यहाँ पर 2 भुजाएं, ये हमारी भुजाएं गई हैं और ये हमारा कोण है। तो जब कोण बनाएंगे तो हमेशा जहाँ पर हमारी भुजाएं मिलेंगी वो हमारा शीर्ष होता है। तो ये हमेशा रहेगा बीच में, यानी कि पी हर एंगल 1 2 3 4 5 जितने भी लिखेंगे वो हमेशा रहेगा बीच में। तो एंगल 1 जब लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे पी। पी कहाँ रखेंगे, ये बीच में रखेंगे। इससे हमारी एंगल 1 में भुजाएं देखेंगे कौन कौन सी लगी हैं। हम किस भुजा को देखते हैं, यहाँ पर देखना, जो हम नापने का जो साइन लगाते हैं, एंगल को नाप कर ऐसे लगाते हैं साइन। तो ये जहाँ पर टच हुआ होगा ना, जिस भुजा में टच होगा वो देख लेंगे। अच्छा, ये किस वाली भुजा में टच है, ए वाले में टच है। और ये कौन सा बाद वाला, कौन सा बी वाले में टच है। तो आप चाहें तो पहले ए लिख सकते हैं और बाद में क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। या आप पी बीच में रखिए, अगर पहले बी कर देंगे बाद में ए कर देंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं है। पी हमेशा बीच में रहेगा। ये हमारे ए बी या बी ए आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बनेगा कोण 1। कोण 1 को हम किस नाम से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, कोण 1 बराबर ए पी बी। ए पी बी लिख सकते हो या कोण बी पी ए, दोनों प्रकार से सही होता है हमारा। तो अब देखेंगे यहाँ पर एंगल 2, कोण 2 का क्या नाम होगा। सबसे पहले लगाएंगे एंगल। अच्छा, पी तो रहेगा हमारा बीच में, पी कहाँ रहेगा, बीच में। अब यहाँ पर देखना, एंगल 2 को लिख रहे हैं, कोण 2 को। तो इसमें देखेंगे हमारी भुजा कौन सी टच है, इस चाप में जो हमारा है वो भुजा कौन कौन सी टच है ये देखेंगे। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, पी से ये हमारी भुजा टच है बी, और ये कौन सी टच है, सी टच है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे बी और बाद में क्या लिख देंगे, सी। या इसको ये भी लिख सकते हैं एंगल यानी कि कोण सी पी बी। ये वाले हमारे जो अक्षर होते हैं ये आगे पीछे ये चेंज हो सकते हैं, यानी कि बी की जगह पर सी, सी की जगह पर बी हो सकता है। लेकिन ये जो है बी की जगह पी वाला जो होगा वो बिल्कुल नहीं चेंज होगा। तो एंगल 2 के बाद लिखेंगे कोण 3। कोण 3 का क्या नाम होगा, क्योंकि सभी के नाम लिखने हैं, कोण 3। पी तो हमेशा रहेगा बीच में, यानी कि शीर्ष बिंदु जो होता है वो हमारा रहता है बीच में। जब शीर्ष बीच में रहेगा तो इससे भुजा देखेंगे नंबर 3 वाले में कौन कौन सी टच है। एक तो हमारी ये टच है, यानी कि इस भुजा टच है, और ये कौन सी, ये वाली भुजा टच है। तो इसमें देखेंगे इसका नाम क्या है, सी, और इस वाली का नाम है डी। तो पहले लिख देंगे सी, बाद में क्या लिख देंगे, डी। एंगल का निशान लगा दे तो एंगल सी पी डी, ये तीसरा कोण हो जाता है। अब देखेंगे कोण 4। कोण 4 बराबर, कोण 4 हमारा ये है, तो पी जो शीर्ष बिंदु है ये हमारा बीच में रहेगा। इससे भुजाएं कौन कौन सी गई हैं, ये हम अपना चाप देखेंगे। चाप यहाँ पे समाप्त हुआ है तो इस भुजा का नाम क्या है, डी है, और यहाँ पे समाप्त है तो इस भुजा का नाम क्या है, ई है, तो डी ई। तो पहले डी लिख देंगे, बाद में क्या लिख देंगे, ई।
ईडी हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसके पहले एंगल का निशान लगा देंगे, कोण DPE हो जाएगा। अब देखेंगे कोण 5, पांचवा कोण, एंगल का निशान यानी कि P तो रहेगा बीच में, P कहाँ रहेगा बीच में, इससे भुजाएं देखेंगे कौन कौन सी लगी है, यानी कि इस चाप में भुजाएं देखेंगे कौन कौन सी लगी है। इस भुजा का नाम है A और इस भुजा का नाम क्या है E। तो पहले लिख देंगे A, बाद में क्या लिख देंगे E। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये जो है, ये दो नाम जो है भुजाओं के जो नाम है वो हमारे आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं हो सकता है। यहाँ पर ऐसे भी देख लेना, एक जगह यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर लिख दिया APE लिख दिया, दूसरा कोण आपने ढूंढ लिया EPA ढूंढ लिया। तो यहाँ पर ये ना समझना यहाँ पर हमारे दो एंगल हो गए हैं, तो यहाँ पर जो हमारा होगा चाहे APE लिखो चाहे EPA लिखो, ये हमारा एक ही भुजा एक ही कोण होगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे, प्रयास कीजिए। ये जो पेज नंबर 150 पर है, तो ये एक सवाल आपका हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये पेज नंबर 150 का ही प्रश्न है। प्रश्न है, पार्श्वांकित चित्र में क्रमशः कोण 1 और कोण 2 के अभ्यंतर और बहिर्भाग के बिंदुओं को लिखिए। ये हमको फिगर दिया गया है, इसमें अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग बताना है। सबसे पहले फिगर से क्लियर करते हैं। XYZ, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो बिंदु एक से यहाँ पर दिखा दीजिएगा, ZY भी यहाँ पर कहीं पे, P और S ये तो वहाँ पर Q का भी बिंदु नहीं दिया है, तो यहाँ पर Q भी दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपका फिगर जो है वो सही होगा। अभ्यंतर भाग, अभ्यंतर का मतलब होता है अंतःभाग, इसका दूसरा नाम अंतःभाग भी होता है। अभ्यंतर भाग का मतलब है अंतःभाग। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि पार्श्वांकित चित्र में क्रमशः एक कोण 1 और कोण 2 के अंतःभाग और बहिर्भाग का मतलब है बाह्य भाग, ऐसे भी पूछ सकता है, बाह्य भाग। तो बाह्य भाग अंतःभाग, अभ्यंतर अंतःभाग बराबर, यानी कि बाह्य भाग होता है यही, बाह्य भाग बहिर्भाग। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन को देखेंगे, कोण 1 और कोण 2 के अंतःभाग और बाह्य भाग के बिंदुओं को लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, कोण 1 और कोण 1 और कोण 2 के, कोण 1 और कोण 2 के अंतःभाग यानी कि अभ्यंतर और बहिर्भाग, अभ्यंतर बहिर्भाग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अभ्यंतर का, लिखेंगे अभ्यंतर बिंदु बराबर कोण 1 और कोण 2 के अभ्यंतर बिंदु बराबर। तो अभ्यंतर बिंदु का मतलब अंतःभाग। तो अभ्यंतर बिंदु यानी कि जो भी आकृत के अंदर जो बिंदु होंगे वो हमारे अभ्यंतर बिंदु कहलाएंगे। जो भी आकृत के अंदर बिंदु होंगे अभ्यंतर बिंदु कहलाएंगे। कौन कौन से, बिंदु A, बिंदु C, बिंदु B और बिंदु Q, ये जितने भी अंदर वाले जो बिंदु हैं ये हमारे अभ्यंतर बिंदु कहलाएंगे। तो क्या लिखेंगे, बिंदु A कामा बिंदु C कामा बिंदु B कामा बिंदु Q, ये हमारे हो गए अभ्यंतर बिंदु। अब लिखेंगे बहिर्भाग। तो कोण 1 और कोण 2 के बहिर्भाग बिंदु बराबर। तो जो भी आकृति के बाहर के बिंदु होंगे वो हमारे बहिर्भाग बिंदु कहलाएंगे। तो बाहर, आकृति के बाहर कौन कौन से, ये तो आकृति के एंगल के अंदर के हैं, एंगल के अंदर के हैं, तो हमारे अभ्यंतर बिंदु होंगे। जो आकृति के बाहर जो भी एंगल है, आकृति के बाहर जो दिया है वो हमारे
बहिर्भाग बिंदु हो गए तो बिंदु x है, z है और क्या है, y दिया है। तो बिंदु x कामा बिंदु y कामा बिंदु z। इसका जो लिखने का जो तरीका है एक्स वाई जेड कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ हो गई, यहाँ पर एक की और भी व्याख्या कर दें एक बिंदु की। एक हमारा अभ्यंतर बिंदु पूछता है, बहिर्भाग पूछता है, और एक हमारा सीमांत बिंदु भी पूछ देता है। सीमांत बिंदु का मतलब है, ये अलग से हम बता रहे हैं। सीमांत बिंदु जो भी आपकी सीमा यानी कि एंगल की सीमा होगी, जो भी एंगल पर कोण बनता है यानी कि जो भी भुजा पर या उनकी लाइनों पर जो भी कोण बनता है वो हमारा होता है सीमांत बिंदु। अगर इसमें सीमांत बिंदु देखा जाए तो बिंदु P और बिंदु क्या है S जो है वो सीमांत बिंदु है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर दे दिया जाए कोई M दे दिया जाए तो ये भी हमारा सीमांत बिंदु होगा। लेकिन यहाँ पर इसकी हमको तुलना नहीं है, हमको कुछ बताना नहीं है, हमको केवल यही बताना है अभ्यंतर भाग बहिर्भाग। अगर आपका सीमांत भाग आ जाता है तो जो भी आपका फिगर दिया गया है, जो उसकी सीमा पर बिंदु होगा वो हमारा सीमांत बिंदु कहलाएगा। आगे देखिएगा इकाई 8 कोण, पेज 150 के प्रयास कीजिए के प्रश्न है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित कोणों को चांदे से मापिए और उसकी नाप लिखिए। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा पहले आपको हम जानकारी देंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारी लाइन है, ये बिंदु है, नापते हम कैसे हैं। ये जो हमारा सूर्य प्रकाश से एक प्रकार से ये जो सूर्य होता है, ये पॉइंट जो है बीच का जो पॉइंट होता है ये इस पॉइंट पर रखते हैं, और ये जो हमारी जीरो की लाइन होती है ये उसको ढक लेनी चाहिए। किसको, ये रेड वाली लाइन यानी कि जो भी आपकी पेंसिल की लाइन है उसको ढक लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम कैसे रखते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर पॉइंट के ऊपर पॉइंट हो गया, इसके बाद लाइन भी देखना है तो ये थोड़ी कम ज़्यादा है तो इसको सुधारेंगे तो ये बिल्कुल सही से है। अगर हम, ये हमारा होता है बिंदु, ये कौन सी साइड का बिंदु होता है, ये हमारा बायां बिंदु है, बायां, और ये हमारा दायां बिंदु है। यहाँ पर हम एक बात याद रखेंगे, अगर हम किसी कोण को बाएं बिंदु से नापेंगे तो हम नीचे वाले अंकों को देखेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तो बीच में होता है, ये ऊपर नीचे कुछ होता नहीं है। तो ये जब हम नीचे वाले अंक को देखेंगे जब हम बाएं बिंदु से नापेंगे कोण को। अच्छा, अगर हम दाएं बिंदु से नापेंगे तो हम रखेंगे ऐसे पॉइंट पर पॉइंट, लाइन पर जीरो वाली लाइन की लाइन, तो इस प्रकार से रखेंगे हम। जब हम दाएं बिंदु से नापते हैं तो हम ऊपर वाले अंकों को देखते हैं, तो ये बात बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न क्या है हमारा, निम्नांकित कोणों को चांदे से मापिए और उसकी नाप लिखिए। मापना है, नाप लिखना है। मापते कैसे हैं, मापेंगे हम, ये हमारा जो पॉइंट है इस पर होना चाहिए, और जो लाइन जीरो की लाइन को ढक लेना चाहिए, ये वाली लाइन, यानी कि इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए जीरो की लाइन। तो हम किस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार से हम पॉइंट के ऊपर पॉइंट और लाइन पर लाइन, देखिएगा पॉइंट के ऊपर पॉइंट है और ये लाइन जो रेड वाली लाइन है बिल्कुल इसी के ऊपर है। आपकी बुक में ये इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन हमने कॉपी पे बना लिए हैं। तो बुक पर अगर आपको नापना है तो बुक पर क्या करेंगे, हम लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। उसमें जो आपकी बुक होगी उसमें छोटी छोटी भुजाएं दी हैं तो नापना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम सीधे सीधे पटरी से इसको बढ़ा लेंगे, फिर नाप लेंगे। इस तरीके से नापेंगे। तो नापेंगे, यहाँ पर देखते हैं जब बाईं तरफ से हम नाप रहे हैं तो हम नीचे वाले अंकों को देखेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सब कहाँ है, इस 120 के सामने है। तो बाईं तरफ से नापते हैं तो नीचे वाले देखते हैं, ऊपर वाला देख के 60 ना लिख देना, ऊपर वाला गलत माना जाएगा। तो नीचे वाले देखेंगे तो नापने पर हमको कितना मिला, 120 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 120 डिग्री। कितना लिखेंगे, 120 डिग्री। इसके बाद देखेंगे दूसरा पार्ट। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा जो एंगल दिया गया है तो बाईं तरफ से, बाईं भुजा पर बना है तो बाईं तरफ से रखेंगे। तो बाईं तरफ से कैसे रखेंगे, यहाँ पर लाइन पर रखेंगे लाइन, ये पॉइंट पर पॉइंट जो रेड वाली लाइन है ये जीरो के सामने होनी चाहिए, जीरो के ऊपर ढक लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम रखेंगे चांदा, आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से रखने के बाद हम ऊपर वाली लाइन देखेंगे कितने डिग्री के सामने है, तो हम देखते हैं ये पूरी 90 डिग्री के सामने है।
जब 90 डिग्री के सामने है तो हम इसके अंदर क्या लिख देंगे 90 डिग्री। अब देख लीजिएगा यहाँ पर पॉइंट पर पॉइंट, और ये लाइन बिल्कुल 180 यानी जहाँ से लाइन चालू होती है उसके ऊपर ढकी होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट क्या है, फिगर तो आपका बना ही है। जब फिगर बना है तो इसमें करना क्या है, इसको नापना है। क्या करना है, नापना है। तो कैसे नापेंगे, तो बिल्कुल सेम बाईं तरफ बाईं भुजा पर बना है। तो बाईं भुजा पर बना है तो कैसे नापेंगे, इसी प्रकार से जैसे नापते हुए आए हैं। तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट यानी कि बीच वाला जो पॉइंट ऊपर पॉइंट लाइन को लाइन ढक लेना चाहिए। ये ऐसे ना करना कि लाइन ऊपर नीचे हो जाए, ऐसे ना देख लेना ऊपर नाप देना। तो लाइन पर यानी कि पॉइंट पर पॉइंट, और ये लाइन जीरो वाली है जो 180 डिग्री की जो लाइन है इसके ऊपर ढकी होनी चाहिए। अभी यहाँ पर पॉइंट सही नहीं है तो इसको भी सही करेंगे। बिल्कुल जब पूर्णतया देख लेंगे कि बिल्कुल हमारा सही रखा हुआ है चांदा, तब हम देखेंगे ऊपर। कहाँ देखेंगे, ऊपर। जब ऊपर देखेंगे तो ये हमारा किसके सामने है, 80 डिग्री के सामने है। तो हम लिख देंगे 80 भी है 100 भी है, लेकिन हम बाईं तरफ से नापते हैं तो नीचे वाला अंक देखेंगे तो 80 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 80 डिग्री लिख देंगे। अब ये वाला एंगल है। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा उल्टा बनाया, तो हम चाहे तो अपनी कॉपी को घुमा सकते हैं। कॉपी को घुमा सकते हैं तो पेज को हम जब कॉपी या बुक जो भी होगी हम घुमाएंगे किस प्रकार से, उस प्रकार से हम घुमाएंगे कि हमारा जो नापने वाला जो पॉइंट है यहाँ पर बाईं तरफ आ जाए। या अपने हम अगर हम ऐसे नापेंगे तो ये हमारा दाईं तरफ जाएगा। तो थोड़ा सा कॉपी को हम सरलता के अनुसार घुमा लेते हैं कॉपियों को। अब यहाँ पर रखेंगे चांदा, पॉइंट पे रखा पॉइंट पे पॉइंट, जीरो की लाइन बिल्कुल सेम उसी प्रकार से ऊपर है। जब ऊपर है तो देखते हैं कितने डिग्री का है। जब देखते हैं तो ये हमारा जो है वो 60 डिग्री के सामने जा रहा है। बाईं तरफ से नाप रहे हैं तो 60। अच्छा बाईं तरफ किधर होता है, जिधर हमारी जेब होती है वो हमारा बायां तरफ होता है, बाईं तरफ। तो जेब की तरफ से नापेंगे यानी कि जेब जिधर है उधर साइड में ये बाईं तरफ होता है। तो नीचे वाले अंक देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कोणों को नापते हैं। इसको नापने के बाद में अब इसके बाद देखेंगे अगले पेज यानी कि प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन। अगले सवाल देखेंगे पेज नंबर 154 पर। पेज नंबर 154 पर जाने से पहले हम आपको इसके बारे में बताएंगे जिससे कि आपके जो क्वेश्चन है वो सरल हो सके। और तो सबसे पहला है शून्य कोण। शून्य कोण किसे कहते हैं, यानी कि जो पूरे 0 डिग्री का होता है उसे हम शून्य कोण कहते हैं, पूरे 0 डिग्री का। न्यून कोण क्या होता है, शॉर्टकट में इसको हम लिखेंगे और याद करेंगे। 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़े का मतलब है यानी कि 1 डिग्री से चालू होता है, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। जो भी हमारे कोण होंगे वो हमारे न्यून कोण होंगे। जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री यानी कि 0 से बड़े होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे तो ये न्यून कोण होंगे। समकोण है, समकोण पूरे 90 डिग्री का होता है तो ये हमारा होता है समकोण। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा, और 180 डिग्री से छोटा। जैसे कि 90 डिग्री से बड़ा या 91 डिग्री या 100 डिग्री, 125 डिग्री, 180 डिग्री से छोटा यानी कि 179 डिग्री, 175 डिग्री, ये जो भी होंगे कोण अधिक कोण कहलाएंगे। रिज कोण, सरल कोण, इसकी माप एक ही होती है लेकिन नाम अलग अलग है, रिज कोण या सरल कोण। यानी कि पूरे 180 डिग्री का होता है, इसे हम रिज कोण या सरल कोण कहते हैं। बृहत कोण जो होता है वो 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा बृहत कोण कहलाता है। और जो पूर्ण कोण जैसे हमारा 180 डिग्री, 181, 270, 250 या 301 या 359 जो भी होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, बृहत कोण कहलाएगा। अब पूर्ण कोण संपूर्ण कोण क्या होता है, ये पूरे 360 डिग्री का होता है। जो पूरे 360 डिग्री का मिले पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण कहते हैं उसे। अब आते हैं हम अपनी बुक यानी कि
एक्सरसाइज पर जो हमारे प्रयास कीजिए के प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिएगा, बुक आपको दिख रही होगी। प्रश्न सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नांकित आकृतियों को देखिए और कोणों के प्रकार को लिखिए। ये आकृतियों को देखना है और कोणों के प्रकार को बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया है कि 280 डिग्री का कोण किस प्रकार का कोण है। 280 डिग्री का कोण किस प्रकार का कोण है, जो हमने इसके पहले भी पॉइंट लिखवाए हैं। जब अगर आप उनको याद कर लोगे तो आप अच्छी तरीके से बता पाओगे कि ये किस प्रकार का कोण है। ये जो 280, यहाँ पर देखिएगा 280 किस प्रकार का कोण है। तो 280 जो कोण होगा वो आपका किस प्रकार का कोण होगा। तो 280 ये 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 के बीच का होगा, यानी कि इसे हम बोलेंगे बृहत कोण। क्या बोलेंगे, बृहत कोण। तो इसके आगे हम लिख देंगे बृहत कोण। इसका आंसर केवल यही है, बृहत कोण। बस इसका आंसर बृहत कोण लिख देंगे। अब आगे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, फिगर को देखकर बताना है निम्नांकित आकृतियों के कोण को देखिए और कोण के प्रकार को लिखिए। केवल प्रकार लिखना है। तो प्रकार आप अब तभी लिख पाएंगे जब कोण को आप नापेंगे, नापने के बाद में जब इसमें से रखेंगे कि कौन किसके बीच में जा रहा है, तो वो हम प्रकार का बता पाएंगे। तो नापने का कार्य हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर बुक है, तो बुक में तो फिगर थोड़ा सा छोटा होता है, तो यहाँ पर हम ऐसे ही बताएंगे कि किस प्रकार का कोण है। यहाँ पर सीधे सीधे इसको जब नापेंगे तो ये 90 डिग्री निकल के आएगा। तो 90 डिग्री, तो इसमें लिख देंगे हम समकोण। क्या लिखेंगे, समकोण। ये दूसरा वाला जो कोण होगा इसमें चाप नहीं लगाया, तो चाप आप चाहे ऊपर से लगाएंगे। अगर ऊपर लगा होगा चाप को देखते हैं हम, ऊपर लगाएंगे तो ये हमारा बृहत कोण हो जाएगा। ठीक है। अगर अंदर लगाएंगे तो हमारा न्यून कोण हो जाएगा। तो जो भी चाप लगा होगा न्यून कोण, तो हम लिख देंगे न्यून कोण। ये वाला कोण देखेंगे, ये जो हमारा कोण है ये हमारा होगा अधिक कोण, क्योंकि ये 90 डिग्री से 90 डिग्री का जो है सीधा बनता है, सीधे से थोड़ा ज़्यादा है कि 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो ये हमारा हो जाएगा अधिक कोण। इसमें लिखेंगे पूरी जब सीधी लाइन होती है उस पर एंगल लगा होता है, यानी कि चाप लगा होता है, तो ये हमारा होता है सरल कोण या रिज कोण लिख दीजिएगा या सरल कोण इसमें लिख दीजिएगा, कोई भी एक। यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा एंगल है ये पूरा एंगल सर्किल बन जाता है। सर्किल यानी कि 360 डिग्री का एंगल, यानी कि ये होगा पूर्ण कोण लिख दीजिएगा या संपूर्ण कोण लिखिएगा। पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण एक नाम लिखना है। यहाँ पर देखेंगे एंगल ये नाम लिखा है, तो 90 डिग्री का थोड़ा सा सीधे होता है इस प्रकार से, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण। आप जब कोणों को नापेंगे तो अच्छी तरीके से जान जाएंगे किस प्रकार का कोण है, तो ये हमारा होगा अधिक कोण। यहाँ पर देखते हैं 180 डिग्री का सीधे होता है, तो 180 डिग्री से अधिक अगर है तो 360 से कम है, तो ये हमारा कौन सा कोण होगा, ये हमारा कोण होगा बृहत कोण होगा। कौन सा कोण होगा, बृहत कोण। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये पूरे एंगल आपके लिखे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से कोणों को हम नापेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक न्यून कोण बनाइए और नाप कर इसकी नाप लिखिए। एक न्यून कोण बनाइए और उसकी नाप लिखिए, यानी नाप कर इसकी नाप लिखना है। यानी कि न्यून कोण बनाने के बाद में इसकी माप भी लिखनी है। तो आपको किस प्रकार से बनेगा देखिएगा। न्यून कोण, एक सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद में न्यून कोण जो होगा वो सीधे सीधे 90 डिग्री का बनता है, यानी कि 0 से डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार से झुकान में सीधा नहीं होना चाहिए, सीधा सीधे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। झुकान में कोई भी एंगल बना सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं हम। तो इस प्रकार से हमारा जो कोण बनेगा वो न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण बनाकर क्या करना था, इसकी नाप भी लिखनी थी। तो इसमें नाप लिखेंगे, इसको नापेंगे। कैसे नापेंगे, ये सूरज जो है ये बीच में होना चाहिए लाइन के, और लाइन के ऊपर लाइन तो है ऊपर, तो लाइन थोड़ा सा बिल्कुल सटीक देख लेंगे। ये 0, ये यहाँ पर बिल्कुल सामने है, तो ये कहाँ पर है 40 के बाद ये 41 42, 40 के बाद 41 42, तो न्यून कोण भी है। और ये हमारा कितने, इसकी नाप कितनी है 42 डिग्री है। 42 डिग्री हमारा कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा। तो ये हमारा आपका क्वेश्चन हो जाता है। कौन सा कोण था, एक बार फिर से देखिएगा। किस क्वेश्चन क्या था, एक न्यून कोण बनाइए, नाप कर इसकी नाप लिखिए। तो न्यून कोण हमने बनाया, बनाने के बाद नाप कितनी लिख दी, इसकी नाप जो आई है वो हमारी है 42 डिग्री। आप कोई भी एंगल बना दीजिएगा, उसको नाप कर उसकी नाप लिख देना, क्योंकि आप नापना और बनाना सीख चुके हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
एक कहता है अधिक कोण बनाइए, इसे नापिए और बताइए कि यह कोण ऋज कोण से कितना छोटा है, ये भी बताना है। एक अधिक कोण बनाइए और इसे नापिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अधिक कोण। अधिक कोण बनाइए और इसे क्या करना है, नापना है। ये यहाँ पर क्वेश्चन रखा हुआ है आपके पास, थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक अधिक कोण बनाइए, इसे नापिए और बताइए कि यह कोण ऋज कोण से कितना छोटा है। तो यहाँ पर सबसे हम पहले बनाएंगे अधिक कोण। क्या बनाएंगे, अधिक कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं अधिक कोण। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से जो छोटा होगा वो अधिक कोण होगा। तो अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से बड़ा, यानी कि ये इस लाइन और ये 180 डिग्री से, ये छोटा होना, इसके बीच की कोई भी लाइन हम खींच सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अधिक कोण। ये 90 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री होता है, ये सीधे होता है इस पर। 180 डिग्री से छोटा यहाँ पर होता है, यानी कि बीच की हम कोई भी लाइन खींच सकते हैं। यानी कि एक अधिक कोण बनाइए, अधिक कोण बन गया है, इसे नापिए। नापते हैं, देखते हैं कितनी डिग्री है। बाईं तरफ से बना रहे हैं तो हम नीचे वाले एंगल को देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या पाते हैं, 10 20 30 देखते हुए चले जाते हैं। 130 के आगे है तो 130 के बाद 131 और 132 और 133 के सामने है। 133 यानी कि 30 यहाँ पर, 30 के बाद 31 32 और 33 के सामने है। इसके सामने 133 के सामने है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 133 डिग्री, जो कि हमारा 133 अंश। तो एक अधिक कोण बनाइए, बन गया है, इसे नापिए। नाप भी दिया है, 133 डिग्री आया है। बताइए कि यह कोण ऋज कोण से कितना छोटा है। ऋज कोण से कितना छोटा है, तो यहाँ पर ऋज कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो 180 से माइनस कर देंगे क्या, 133 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 0 से 3 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे 10 में से 3 गया, कितना बचेगा 7। यहाँ पर कितना बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4। तो ये कितना छोटा है, 47 डिग्री छोटा है। यानी कि एक अधिक कोण, अतः लिखेंगे यहाँ पर, अतः एक अधिक कोण, एक अधिक कोण जिसकी माप, अतः एक अधिक कोण जिसकी माप 133 डिग्री है, वह, और वह क्या लिखेंगे, वह ऋज कोण से, ऋज कोण से 180 में से 133 घटा देंगे तो 47 डिग्री छोटा है। अतः एक अधिक कोण जिसकी माप 133 डिग्री है, वह ऋज कोण से 47 डिग्री छोटा है। तो ये आपका हो जाएगा हल हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बुक में देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नांकित कोणों में न्यून कोण, अधिक कोण और बृहत कोण छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर देखिएगा न्यून कोण क्या होता है। सबसे पहले न्यून कोण 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। तो न्यून कोण कौन सा हो जाएगा, 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, ये न्यून कोण हो जाएगा। 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, ये न्यून कोण हो जाएगा। 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा तो है नहीं है, तो ये केवल 2 ही न्यून कोण होंगे। न्यून कोण के कितने एग्जाम्पल होंगे, ये 2 आपके क्या हैं, ये न्यून कोण है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे 10 डिग्री बराबर न्यून कोण बराबर 10 डिग्री गामा 54 डिग्री। इसको हल करेंगे। फिर अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री से बड़ा कौन सा है, 90 डिग्री से बड़ा। तो यानी कि ये हमारा अधिक कोण है। 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से ये भी छोटा है, ये भी हमारा अधिक कोण है। गोले वाले जितने भी हैं वो अधिक कोण हैं।
और उसके बाद में क्या देखते हैं, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा, ये भी हमारा अधिक कोण है, यानी कि गोले वाले अधिक कोण हो गए। और जो हमारे बचे होंगे वो बृहत कोण होंगे। बृहत कोण कैसे, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा जो हमारे कोण होंगे ये बृहत कोण, यानी कि 210 डिग्री, ये भी बृहत कोण है और ये भी हमारा क्या है, बृहत कोण है। तो इस प्रकार से हम कोणों की माप तभी कर सकेंगे जब हमको फार्मूले में जो हमने शॉर्टकट में लिखवाएंगे अगर वो आपको याद होंगे तो आप एक्सरसाइज को आसानी से कर सकेंगे। ये जो आपके प्रश्न है प्रयास कीजिए, पेज नंबर 157 के हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित कोणों में से प्रत्येक कोण का कोटिपूरक कोण लिखिए। यहाँ पर हम आपको बता दें, कोटिपूरक कोण का दूसरा नाम लंब पूरक कोण भी होता है। लंब पूरक कोण, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है निम्नांकित कोणों में से प्रत्येक का कोटिपूरक कोण बताइए, तो ये तो आपका हो जाएगा, अभी हम बताएंगे। लेकिन कभी कभी कह देगा अगर लंब पूरक कोण लिखिए, तो आपको करना वही है जो आपको कोटिपूरक में करना है। तो करना क्या है, कोटिपूरक कोण की डिफिनीशन ये होती है कि ऐसा कोण, यानी कि ऐसे दो कोण, कोटिपूरक कोण या लंब पूरक कोण यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, कोटिपूरक कोण कहलाते हैं या लंब पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक कोण दिया है 20 डिग्री, तो ऐसा दूसरा कोण कौन सा होगा कि जब दोनों को जोड़ा जाए तो 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पर जो दूसरा कोण होगा वो निकल के आ जाएगा 70 आपका। तो 20 + 70 तो बराबर क्या होगा 90 डिग्री, तो हमारा कोटिपूरक कोण निकल के आ जाएगा। तो हमको करना क्या है, कोटिपूरक या लंब पूरक कोण निकालने के लिए जो भी हमारा क्वेश्चन दिया है उसमें से माइनस करना है। 90 डिग्री में से क्या कर देना है, 90 डिग्री में से माइनस कर देना है जो भी हमारा एंगल दिया गया है। यानी कि जो भी हमारा एंगल यहाँ पे दिया गया है वो 90 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे, हमको मालूम हो जाएगा उस कोण का कोटिपूरक कोण। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। 20 डिग्री दिया है 20 डिग्री, तो लिखेंगे 20 डिग्री का, 20 डिग्री का। आपको कोटिपूरक पूछता है तो कोटिपूरक कोण लिखेंगे, लंब पूरक पूछता है लंब पूरक लिखेंगे। तो 20 डिग्री का कोटिपूरक कोण बराबर कोटिपूरक कोण। हमने भी बताया है किसी भी कोण का अगर कोटिपूरक कोण पूछा जा रहा है तो आपको 90 डिग्री में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। हमसे पूछा जा रहा था 20 डिग्री का, तो 20 डिग्री इसमें माइनस कर देंगे। अगर आपको घटाना ऐसे ही आता है डायरेक्ट, अगर आप घटा सकते हो तो घटा दीजिएगा, अन्यथा आप रफ वर्क कर लेना, तो इससे आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। तो 0 से 0 गया 0 और 9 में से 2 गया 7, तो आंसर आ गया 70 डिग्री। घटाना नहीं आता तो ऊपर नीचे लिख के घटा लेना। दूसरा पार्ट क्या है 55 डिग्री, तो ये पहला हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट है 55, तो यहाँ पे लिखेंगे 55 डिग्री का, 55 डिग्री का कोटिपूरक कोण बराबर 55 डिग्री का कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण किसी का भी कोटिपूरक कोण निकालना हो 90 डिग्री में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, जो क्वेश्चन में दिया है यानी कि 55 डिग्री। तो यहाँ पर हम कैसे घटाएंगे, 0 से 5 जाएगा नहीं तो हासिल लेंगे, यहाँ पर होगा 10, 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5, इसने हासिल दे दिया था तो यहाँ पर बचेगा 8, 8 में से 5 गया 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 35 डिग्री। अब तीसरा पार्ट देखेंगे, हल करेंगे इसको। तीसरा पार्ट दिया 68 डिग्री, तो 68 डिग्री का कोटिपूरक कोण बराबर कोटिपूरक कोण बराबर, तो 68 डिग्री का कोटिपूरक कोण निकालना है। तो कोटिपूरक कोण निकालने के लिए 90 डिग्री से घटाते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। 0 से 8 जाएगा ना, यहाँ से हासिल लेंगे 9 से, यानी कि यहाँ पर होगा 10, 10 में से 8 गया बचेगा हमारा 2, यहाँ बचा हमारा 8 क्योंकि इसने एक हासिल दिया था तो यहाँ पे कम हो जाएगा, तो 8 में से 6 गया कितना बचेगा 2, तो आंसर निकल के आ जाएगा 22 डिग्री। इस प्रकार से हम निकालते हैं कोटिपूरक कोण। यहाँ पर याद रखिएगा कोटिपूरक कोण का जो दूसरा नाम होता है उसे लंब पूरक कोण भी होता है। दोनों में अगर कुछ भी पूछा जाए तो करना यही कार्य है। अब देखिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का समपूरक कोण लिखिए।
यहाँ पर थोड़ा सा और बता दें, इसके पहले जो पहला क्वेश्चन बताया था लंब पूरक, कोटि पूरक, कोटि पूरक कोण हमसे तो क्वेश्चन में दिया गया था कोटि पूरक। कोटि पूरक का हमने दूसरा को नाम बताया था लंब पूरक, और इसका एक और नाम होता है, इसके उसे बोलते हैं पूरक, पूरक कोण। नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। तीनों में से किसी का भी पूछा जाए तो आपको 90 डिग्री से ही घटाना है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे समपूरक कोण पर, क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कोटि पूरक लंब पूरक दो ही बातें बताई थी ना, एक और होता है तीसरा नाम है पूरक कोण। तो इसमें करना आपको 90 डिग्री से ही घटाना है। अच्छा, संपूरक कोण केवल एक ही नाम है जिसका नाम है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण में किसी भी एंगल का अगर हमें संपूरक कोण निकालना है तो हमको घटाना पड़ेगा 180 डिग्री से। क्यों? क्योंकि संपूरक कोण की जो डिफिनीशन होती है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तो हमारे संपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहां पर हम हल करेंगे। प्रत्येक कोण का संपूरक कोण निकालना है तो 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री का समपूरक कोण बराबर समपूरक कोण बराबर, तो समपूरक कोण निकालने के लिए 180 डिग्री से घटाते हैं, और जिसका भी संपूरक कोण निकालना है 45 का निकालना है तो 45 लिख देंगे। घटाने का कार्य हमने बताया है, अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो ये लिखा हमने 180, नीचे लिखा 45, डिग्री का निशान लगाया, घटा देंगे। 0 से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे होगा 10, पीछे क्या बचेगा 7, क्योंकि एक कम हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, और 1 का क्या बचेगा 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 135 डिग्री। इस प्रकार से हम 70 का निकालेंगे। ये हमारा हो गया पहला। अब देखेंगे दूसरा, 70 डिग्री का समपूरक कोण बराबर, किसी भी एंगल का संपूरक कोण निकालना हो तो 180 डिग्री में से घटाएंगे। क्या घटाएंगे? जिसका भी निकालना है। 70 डिग्री का एंगल का निकालना है तो 70 डिग्री लिख के घटा देंगे। घटाते हैं, 0 से 0 गया 0, 8 में से 7 गया यानी कि 8 में से 7 गया 1, और 1 का क्या बचेगा 1, यानी कि 110 डिग्री आ जाएगा। नहीं आता है तो ऊपर नीचे लिखकर घटा लेना है आपको। थर्ड, तीसरा पार्ट है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का समपूरक कोण, 120 डिग्री का संपूरक कोण बराबर, अब संपूरक कोण निकालना है, कुछ सोचना नहीं है। 180 डिग्री लिखा, इसमें से घटाया, क्या घटाया 120 डिग्री। घटाने के बाद आंसर 0 से 0 गया 0, 8 में से 2 गया 6, अब 1 में से 1 गया 0, तो 0 लगाएंगे नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो संपूरक कोण में कुछ नहीं करना है, जो भी एंगल दिया है 180 में से डिग्री घटा देना है, जो भी हमको एंगल दिया है तो 180 डिग्री में से घटाया जाएगा। तो इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित कोण युग्मों में कौन पूरक और कौन संपूरक है? कौन पूरक है कौन संपूरक है? तो इसमें हम कैसे जानेंगे? दो कोण दिए गए हैं, इसमें हमको बताना है कौन सा पूरक है कौन सा संपूरक है। तो हम आपको बताएंगे पूरक कोण। जब भी कोई दो कोण दिए हो उनको जोड़ कर देखिएगा, अगर 90 डिग्री जोड़ने पे आ रहा है तो वो होगा हमारा पूरक। अगर दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आए, 180 डिग्री, तो आएगा हमारा संपूरक कोण। यानी कि पूरक कैसे जानेंगे? यानी कि जब हम पूरक कैसे निकालेंगे? जब हम योग करेंगे दोनों कोणों का, अगर 90 डिग्री आ जाए, क्या आ जाए 90 डिग्री, तो हमारा पूरक होगा। संपूरक कोणों में भी दोनों कोणों का योग किया जाता है,
अब अगर 180 डिग्री आ जाएगा तो हमारा होगा समपूरक। योग करते हैं तो सबसे पहले 48 42, तो यहाँ पे लिखेंगे 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 4 8, 8 1 कितना हुआ 9, तो 90 डिग्री आया। जब 90 डिग्री आया तो ये हमारे जो युग्म है वो हमारे किस प्रकार के युग्म है, पूरक कोण के युग्म है, पूरक कोण। तो इस प्रकार से हम बता पाएंगे कि कौन से कोण है, 48 डिग्री 42 डिग्री पूरक कोण। कैसे हुआ, जोड़ेंगे 90 डिग्री आ गया पूरक। अब इसको हम हल करेंगे, 135 डिग्री 45 डिग्री, तो ये लिखा हमने 135 डिग्री और प्लस करेंगे किसको, 45 डिग्री को। जोड़ते हैं देखते हैं क्या आता है। 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, तो 4 3 7 7 1 कितना हो जाएगा 8, और 1 का क्या हो जाएगा 1, तो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आता है तो क्या हो जाएगा, समपूरक कोण। तो ब्रैकेट में लिखेंगे समपूरक कोण। तीसरा पार्ट हल करेंगे, 160 20 है तो आएगा 180 डिग्री, तो 160 डिग्री प्लस 20 डिग्री, जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आ जाए तो क्या होगा, समपूरक कोण। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, समपूरक कोण, समपूरक कोण। तो इस प्रकार से हम करते हैं, पूरक और समपूरक कोण छांटते हैं। कभी कभी हमने बताया भी है पूरक कोण, कोट पूरक कोण, लंब पूरक कोण एक ही बात होती है। तो अगर हमको पूरक के अलावा अगर कोट पूरक कह दे या लंब पूरक कह दे तब भी यही करना है, उसके सामने बस नाम चेंज हो जाएगा बस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 क्या है, पार्श्व चित्र में रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण के नाम लिखिए। रैखिक युग्म का मतलब है ऐसे दो कोण जो 180 डिग्री के हो वो रैखिक युग्म कहलाते हैं। युग्म का मतलब जोड़ा और रैखिक का मतलब है 180 डिग्री। रैखिक मतलब सीधी लाइन, सीधी लाइन का मतलब 180 डिग्री के दो कोण होंगे तो वो हमारे रैखिक युग्म कहलाएंगे। तो इसको हम हल करेंगे। हल में सबसे पहले लिखते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोणों के नाम। रैखिक युग्म कोणों के नाम बराबर। रैखिक युग्म कोणों के नाम नंबर 1। रैखिक युग्म यहाँ पर देखिएगा, एक सीधी लाइन यहाँ पे ये दिख रही है, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल, यानी कि ये एंगल यानी कि, और ये दूसरा एंगल ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों जब एंगल मिल जाते हैं तो एक सीधी रेखा का निर्माण होता है, यानी कि रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो इस एंगल का नाम लिखेंगे, यहाँ पर नाम भी डाल देते हैं 1 2 3 और ये आपका हो जाएगा 4। पहचानने के लिए, आसानी से लिखने के लिए हमने नाम डाले हैं। ये बीच में यहाँ पर ये हमारा शीर्ष समझ लीजिए, कोणों का जो शीर्ष है वो हमारा O है। तो रैखिक युग्म कोणों के नाम सबसे पहले 1 और 2 का नाम लिखेंगे, ये हमारे रैखिक युग्म है। रैखिक 1 का नाम क्या होगा, O तो रहेगा बीच में हमारा, कोण जो भी होगा O रहेगा हमारा बीच में। और इस 1 का नाम लिखना है तो इसमें ये जो चाप लगा ये देखो किस भुजा में लगा है, यानी कि इस भुजा में लगा है। यहाँ पर देखिएगा इस भुजा में लगा है, यानी कि इसका नाम B है, और इस भुजा में लगा है इसका नाम A है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा B और बाद में क्या लिख सकते हैं A, या आप A पहले कर सकते हैं B बाद में कर सकते हैं। तो कोण BOA और कोण कौन सा, कोण 2 जो है हमारा, कोण 2 का नाम क्या है, O तो रहेगा बीच में। अब इससे हमारी भुजाएं कौन कौन सी लगी हैं देखिएगा, इसका नाम A है और इस चाप में जो लगी है भुजा वो D है। तो यहाँ पे लिख देंगे A और बाद में क्या लिख देंगे D। AD या DA आगे पीछे हो सकता है।
तो ये जो हमारा रैखिक युग्म के कोण के नाम जो निकल के आया है पहला वाला, यानी कि कोण BOA और AOD जो है वो 1 और 2 मिला के रैखिक युग्म बनते हैं। अब की बार में क्या लिखेंगे, 2 और 3 देखेंगे तो इस प्रकार से जो हमारी सीधे सीधी लाइन होगी हमारी रैखिक युग्म होगी, तो 2 और 3 का नाम लिखेंगे। दूसरा क्या होगा, 2 का नाम तो अभी लिखा था एंगल AOD, एंगल AOD। और कौन सा है, C का नाम लिखेंगे, C यानी कि नंबर 3, 1 2 3, 3 का नाम। O तो रहेगा हमारा बीच में, एंगल O रहेगा बीच में। जब O रहेगा बीच में तो हमारी भुजा देखिएगा कौन कौन सी लगी है इसमें, इस चाप में, तो D वाली लगी है और कौन सी लगी है, और C वाली लगी है। तो यहाँ पर कर देंगे D और बाद में क्या कर देंगे C। तो एंगल AOD और एंगल DOC जो है वो रैखिक युग्म कोणों के नाम है। तीसरा देखेंगे, तीसरे में अब की बार में 3 और 4 जो है वो रैखिक युग्म बनाते हैं। तो 3 और 4 रैखिक युग्म, ये एंगल ये हमारी जो लाइन होगी वो रैखिक युग्म पूरी बनती है। तो एंगल 3 का नाम अभी यहाँ से लिखा था, तो एंगल DOC। और क्या हो जाएगा, एंगल, अब हम 4 का नाम लिखेंगे, 4 O रहेगा बीच में। इससे हमारी भुजा में चाप देखेंगे कौन कौन सी भुजा लगी, एक तो ये हो गई C हमारी, और इस चाप में कौन सा है B, तो यहाँ पर लिख देंगे B और आगे क्या लिख देंगे C। तो ये हमारा जो एंगल होंगे 3 और 4 ये दोनों मिलकर रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। चौथा पार्ट, चौथे में 4 और 1 को लिखा जाएगा। 4 का नाम कौन सा है, यही तो है, एंगल BOC और एंगल 1 का नाम यही तो लिखा था, एंगल BOA, एंगल BOA। ये हमारे जो रैखिक युग्म है इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देखिएगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं AOB, AOD और DOC, इस प्रकार से लिख सकते हैं AOD और DOC। एक हमारा ये जोड़ा हो जाता है दोनों को मिलाकर। फिर 3 और 4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, DOC और COB लिख सकते हैं। फिर 4 और 3 का क्या हो जाएगा, COB और BOA। फिर 1 2 का लिख देंगे, क्या हो जाएगा, BOA AOD। इस प्रकार से हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे निकल के आए रैखिक युग्म कोणों के नाम। अब लिखेंगे हम शीर्षाभिमुख कोणों के नाम। शीर्षाभिमुख कोणों के नाम। शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनते हैं देखिएगा, इसके केवल 2 ही जोड़े हुए हैं शीर्षाभिमुख कोणों के नाम, क्योंकि पाठ्यचित्र में रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोणों के नाम लिखना है। और 2 तो शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं किसी ना किसी, यानी कि जब 2 रेखाएं आपस में यानी कि कटती हैं तो जो कटान बिंदु होता है तो वहाँ पर हमारे 4 कोण बनते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4। तो 4 कोण में जो हमारे आमने सामने के कोण होते हैं वो हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जैसे आमने सामने के 1 के सामने जो है 3 है तो ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण होगा। 2 के सामने 4 है या 4 के सामने 2 है तो 2 और 4 जो होगा वो शीर्षाभिमुख कोण होगा। आमने सामने, पास पास में नहीं लेंगे तो रैखिक युग्म निकल आएगा। तो शीर्षाभिमुख कोणों का नाम तो 1 और 3 जो होगा, 1 और 3, यहाँ पर ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, एंगल 1 तो था नहीं तो यहाँ पर 1 और 3 लिखेंगे, नाम ही लिखेंगे, हमने आसानी के लिए लिख दिया है 1 और 3। ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है तो 1 का नाम क्या लिखेंगे, O रहेगा बीच में, 1 का नाम O रहेगा बीच में। जब O बीच में रहेगा इससे भुजा देखिएगा कौन कौन सी गई हैं, B और A। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे A, बाद में क्या लिख देंगे B। आप चाहे B और A में कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो शीर्षाभिमुख कोण एक ये हो गया, और इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा क्या, 3 वाला नाम क्या है, 3 का नाम लिखेंगे COD, एंगल COD। दूसरा क्या है, 2 और 4 का लिखेंगे, 4 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, BOC लिखो चाहे COB लिखो, एंगल COB लिख दो चाहे BOC लिखो। और एंगल 2 का नाम क्या हो जाएगा, AOD, एंगल
AOD। तो इस प्रकार से हमारे निकल के आएंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब इस क्वेश्चन के बाद आपके जो प्रयास कीजिए कि प्रश्न है वो समाप्त हो जाते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जिसका नाम है निगम शिव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इस बुक को अगर आपको पढ़ना है तो इस प्रकार से हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे।